नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और इस समय चल रहा हमारा प्राचीन इतिहास है ना, तो एक एक करके हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल चैप्टर 4 हम कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। तो आज ये चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस समय आपका वैदिक काल चल रहा है, तो वैदिक काल में आज ये चौथा चैप्टर है जिसमें कि हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऋग्वैदिक काल में उनका भौतिक जीवन क्या था, कैसा था, है ना। यानी कि वो कैसे सुख सुविधा के अनुसार जीते थे, क्या यूज करते थे, सारी चीज़ें उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के इसके पहले 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। प्लस उसके बाद ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट भी एकदम पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, एकदम शुरू से लेकर के एकदम लास्ट तक, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में छूटने वाला नहीं है, कहीं से भी पूछते आप 1 सेकेंड में देखते ही उसको कर लेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं ऋग्वैदिक काल में कैसे लोग अपना जो भी सुख सुविधा वो सब सारी चीज़ें कैसे करते थे एडजस्ट। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल में जो अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो अभी ऋग्वैदिक काल की बातें चल रही है ना, शुरू से ले करके अभी तक, यानी चैप्टर 1 से ले करके ये मानकर चलिए कि चैप्टर 7 या 8 तक ऋग्वैदिक काल की ही बात होगी, उत्तर वैदिक काल की बात ही नहीं करेंगे। यानी कि ये मत समझ लीजिएगा कि इसी में उत्तर वैदिक काल भी पढ़ा रहे हैं, ऋग्वैदिक काल भी पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन नहीं। देखिए दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक ही है ना, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये लोग नहीं समझ पाते हैं कि ऋग्वैदिक काल क्या है, उत्तर वैदिक काल है। अगर मैं ये चीज़ें बता भी रहा हूँ ना, तो लोग एक बार दो बार सुन के भी ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। तो इतना समझिएगा, अभी सिर्फ का सिर्फ हम ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं, यानी 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक की बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, ऋग्वैदिक काल के लोग पारलौकिक बातों पर ज़्यादा विश्वास करते थे और ऋग्वेद के श्लोकों के आधार पर पता चलता है कि कृषि की तुलना में पशुपालन का महत्व अधिक था। यानी पारलौकिक यानी कि आपका जो हो गया कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास टाइप का, है ना, या फिर उसको एक अलग चीज़ कह सकते हैं कि जैसे धार्मिक लोग थे, है ना, पूजा पाठ या ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर विश्वास करते थे। और ऋग्वेद में ये बताया गया है कि कृषि नहीं थी, है ना, कृषि एकदम मतलब नगण्य व्यवस्था थी कृषि की, एकदम ना के बराबर कृषि थी। और पशुपालन जो था ये खूब था, लोग पशु पालते थे लेकिन कृषि नहीं कर पाते थे। कृषि क्यों नहीं कर पाते थे? देखिए, हमने ये पढ़ा कि ये लोग कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे, है ना, और स्थिर नहीं रहते थे, स्थायी नहीं रहते थे, हमेशा यहाँ वहाँ जैसे इनको जाना ही होता था। इसलिए क्योंकि देखिए पशुपालन करते थे तो इनको चारागाहों की ज़रूरत पड़ती थी, और जब चारागाहों की ज़रूरत पड़ती थी तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने गायों को लेकर के चराने के लिए, है ना। तो जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, स्थायी रहेंगे ही नहीं, तो कृषि के लिए क्या जरूरी है? कृषि के लिए स्थायी होना जरूरी है ना। आप यहाँ कृषि कर रहे हो तो इसका मतलब आपको वहाँ रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहेंगे, यहाँ पर बीज बो देते हैं, फिर पता चला कि आप पशुपालन के लिए चारागाह खोजने बहुत दूर निकल गए, फिर आपकी कृषि का क्या, वो तो नुकसान हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो इसी वजह से कृषि व्यवस्था नगण्य थी, पशुपालन का महत्व ज़्यादा था। देखिए, पशुपालन था तो चारागाहों की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे वे स्थिर नहीं रहते थे, है ना, घूमते रहते थे, भ्रमणशील थे, इसलिए कबीलों के मध्य युद्ध हो जाता था। इसी कारण उस समय यह युद्ध काफ़ी ज़्यादा होता था। जब ये घूमते रहते थे यहाँ वहाँ, तो चारागाहों को लेकर के, है ना, चारागाहों को लेकर के या फिर गायों को लेकर के इनके बीच खूब लड़ाई होती थी। जैसे कोई चारागाह है तो इधर ये कबीले के लोग गाय लेकर के पहुंच गए, उधर दूसरे कबीले के लोग गाय लेकर पहुंच गए, तो उस चारागाह के लिए लड़ाई होने लगती थी, है ना। और गायों के लिए भी लड़ाई होती थी। एक इसी में पड़ी नाम का जो व्यापारी होते थे, ये गायों के चोर होते थे, ये गायों के लिए लड़ाई करते थे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, कहने का मतलब कि उस समय युद्ध खूब होता था, लड़ाई होता रहता था इनके बीच में। इनकी 2 विशेषताएं थी, कौन कौन सी? पशुचारण, पशु चराना और युद्ध करना, है ना, पशु चराना और युद्ध करना। गाय जो है महत्वपूर्ण पशु था इनका। ऋग्वेद में गाय शब्द का उल्लेख जो है 176 बार आया है, और ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक युद्ध गायों के लिए होता था। कारण, अब यहाँ पर कारण देख लीजिए। ऋग्वैदिक काल में संपत्ति की इकाई जो थी गाय थी, और गाय ही दक्षिणा की वस्तु समझी जाती थी, ठीक है ना। कोई भी मतलब जब आपके यहाँ पुरोहित पूजा करने उनके यहाँ आते थे तो गाय ही दक्षिणा में दी जाती थी,
ठीक है ना। और गाय दोस्तों अभी आगे चल के आपको इसके बारे में बताऊंगा। जो गाय है ना, गाय से ही कहीं ना कहीं मतलब इतना ज़्यादा उस समय वो था कि जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय उतनी ज़्यादा उसकी शक्ति होती थी, है ना। और ऋग्वेद में गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए? युद्ध के लिए, ठीक है। और इसका मतलब गविष्ट का मतलब होता है गायों की खोज। देखिए ये लोग बहुत चालाक थे। यानी ऋग्वेद में गविष्ट शब्द प्रयोग किया गया किसके लिए? युद्ध के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन ये लोग उसको लड़ाई झगड़े को ये लोग लड़ाई झगड़ा या फिर युद्ध नहीं बोलते थे। हम इसको अपनी भाषा में युद्ध बोल रहे हैं। ये लोग क्या करते थे? ये लोग गायों की खोज बोलते थे, है ना। मतलब जो लड़ाई करते थे गायों के लिए, तो इसको ये लड़ाई झगड़ा ना बोल करके ये लोग गायों का खोज बोलते थे कि हम भाई लड़ाई झगड़ा नहीं, हम एक गायों को खोज करने के लिए गए हैं। हम भले ही इसको अपनी भाषा में युद्ध बोलते हैं। और देखिए गाय को अघन्या बोला गया है। क्या बोला गया है? अघन्या। और ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा जाता है जिसका अर्थ होता है न मारना या फिर न मारने योग्य, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऋग्वेद में पड़ी नामक व्यापारी का उल्लेख हुआ है जो कि गाय चोर होते थे और ये काफ़ी समृद्ध होते थे, काफ़ी धनवान होते थे, है ना। इनके पास बहुत ज़्यादा गाय रहती थी और ये गायों के एक व्यापारी भी थे, है ना। व्यापारी थे, बहुत धनवान रहते थे और ये गायों को चुराते थे। गाय के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पशु था घोड़ा था। उस समय युद्ध काफ़ी होता था। जब युद्ध होता था तो ये लोग क्या करते थे कि घोड़े से अपना युद्ध करने के लिए जाते थे। 3 प्रकार की सेनाएं थी, पैदल सेना, घोड़ा सेना और एक रथ सेना, ठीक है। तो युद्ध होता था तो घोड़ों का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता था। देखिए ऋग्वेद में 10,462 श्लोक है। इसमें से बाघ, हाथी, लोहा, चांदी, चावल, नमक, मछली और गेहूं का उल्लेख नहीं है, ठीक है। बाघ, हाथी हो गया, फिर लोहा, चांदी हो गया, ठीक है, फिर चावल, नमक, मछली और गेहूं, इन सब का उल्लेख नहीं है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, प्लीज़ इसको रट लीजिए, प्लीज़ रट लीजिए, ठीक है ना। बाघ, हाथी, लोहा, चांदी, चावल, नमक, मछली, गेहूं, इन सब का उल्लेख नहीं है। और कृषि जो था, कृषि धंधा बहुत ही गौड़ था, यानी ना के बराबर, नगण्य था। 10,462 श्लोकों में सिर्फ 24 श्लोक कृषि से संबंधित है। मैंने आपको बताया ना कि जब ये लोग स्थिर रहते ही नहीं थे, स्थायी रहते ही नहीं थे, तो फिर कृषि क्या करेंगे भाई? पशुपालन करने के लिए, पशु को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चारागाह खोजने के लिए जाते थे पशुओं को लेकर के। तो इस वजह से कृषि नहीं करते थे। जो छींट देते थे हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। देखिए कृषि कर, एक चीज़ और जान लीजिए, कृषि करते थे यानी कहने का मतलब कि एकदम ना के बराबर करते थे। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं करते थे, लेकिन ना के बराबर, छिट दिया, जो हो गया सो हो गया। देखिए उपजाऊ भूमि को उर्वरा बोला जाता था। वो लोग क्या बोलते थे? उर्वरा। और जो ऊसर भूमि होती थी जिसमें उपजाऊ नहीं होता था उसको खिल्य बोलते थे। हल था, लकड़ी का हल हुआ करता था उस समय, है ना, लोहे का हल नहीं था क्योंकि लोहे की खोज नहीं थी, उसको लागल बोलते हैं। बैल को ब्रिक बोलते थे, खाद को सकम बोलते थे और करिए भी खाद को बोलते हैं ना, खाद को सकम भी बोलते हैं और करिए भी बोलते हैं। और अनाज मापने वाला एक बर्तन होता था उसको उर्धर बोलते थे, है ना, अनाज मापने वाला बर्तन था उसको उर्धर बोलते थे। जौ था, जब को यव बोलते थे, है ना। और उस समय का जो उस समय का एक प्रमुख अनाज था, मुख्य अनाज था यव। ये था जव था, जव को यव बोलते हैं, है ना। तो पूजा पाठ के कामों में यव का यानी जव का सबसे ज़्यादा उपयोग होता था। और कृषि संबंधित नाम 2-3 ठो और मिलते हैं, धान्य, चरसनी, वपंती, ठीक है। ये कृषि संबंधित नाम भी 2-3 ठो हैं, ये मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। उद्योग धंधों क्या थे? देखिए उद्योग धंधे भी सीमित थे। देखिए इनका उद्योग धंधा सीमित था। अब आप ही सोचिए, जो समाज भ्रमणशील था, अस्थाई था ही नहीं, स्थायी था ही नहीं, है ना, हमेशा इधर उधर घूमता फिरता था, पशुचारण करता था, तो ऐसे लोग कैसे उद्योग धंधा कर पाएंगे? उद्योग धंधा करने के लिए एक जगह स्थिर होना जरूरी है ना। तो उद्योग धंधा बहुत ज़्यादा नहीं था। जैसे कृषि नगण्य थी तो उसी तरह उद्योग धंधे भी सीमित नगण्य टाइप के थे, है ना। तो थोड़ा बहुत कुछ लोगों का कुछ उद्योग धंधे यहाँ पे ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। जैसे बढ़ई को तक्षण बोलते थे और ये रथकार होते थे, राजा का रथ बनाता था ये। उसके बाद कर्मेश बोलते, कर्मेश ये धातु कर्मी था, ठीक है। एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार एग्जाम में पूछा है, 1 या 2 बार, रेलवे में भी पूछा था, प्लस यूपी इसमें सॉरी आपका एसएससी में पूछा था।
लोहार, लोहार जाति नहीं थी, है ना। हमें ये लग रहा है कि यार लोहार जाति होगी, है ना, ऐसा लग रहा है कि लोहार जाति जो है काफ़ी पुरानी जाति है और राजा के लिए ये लोहे का कुछ ना कुछ चीज़ें बनाती रही होगी, लेकिन लोहार जाति नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि सोचिए उस समय लोहे की खोज ही नहीं हुई थी। लोहे की खोज कब हुई? उत्तर वैदिक काल में हुई, बाद में हुई, 1000 बीसी के बाद से शुरू हुई, है ना, लोहे की खोज। तो ध्यान रखिएगा उस समय लोहार जाति नहीं थी। और तांबे और कांसे को अयच्छ बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अयच्छ। तांबे और कांसे को अयच्छ बोला जाता था। और सोना को हिरण्य बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हिरण्य। ठीक है। और सिंधु नदी को ऋग्वैदिकार हिरण्वी कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि इस नदी से ये लोग सोना प्राप्त करते थे, है ना। सोना को हिरण्य बोला गया और इसी नदी से ये लोग सोना खोजते थे, सोना इनको मिलता था। तो इसी वजह से सिंधु नदी को ये लोग हिरण्वी बोलते थे, है ना। हिरण्य को, सोना को हिरण्य बोलते थे। तो इस नदी में सोना पाया जाता है, इसलिए इसको हिरण्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिरण्वी। और व्यापार क्या था? देखिए ऋग्वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, है ना, इसलिए व्यापार बहुत कम होता था। जो कुछ होता था वस्तु विनिमय से होता था। वस्तु विनिमय का मतलब कि एक वस्तु देना तो उसके बदले में दूसरी वस्तु लेना, है ना। जैसे मैंने आपको मान के चलिए गाय दे दिया एक, ठीक है। अब एक गाय दे दिया, आपके पास ढेर सारा कुछ खाने पीने वाला मान के चलिए अनाज है, ठीक है ना, अनाज या कोई भी चीज़ें। तो अगर आपसे मुझे कुछ लेना है तो मैंने गाय दे दिया, अब उसी के बदले में आप थोड़ा थोड़ा करके चाहे एक ही बार में मेरे को सारी चीज़ें दे दो, है ना। या फिर मैंने आपको कोई अनाज दिया तो आप उसके बदले मुझे दूसरी अनाज दे दो। तो वस्तु विनिमय था इस तरह से, एक सामान के बदले दूसरा सामान। और वस्तु लेन देन में गाय का प्रयोग होता था, है ना। ऐसा भी होता होगा कि जैसे गाय का मान के चलिए रेट ज़्यादा है तो गाय हमने दे दिया, ठीक है। अनाज का रेट कम है तो वो कई बार थोड़ा थोड़ा अनाज ले जाते होंगे और एक समय होता होगा कि उसी से गाय का चुकता कर देते होंगे, है ना। देखिए ऋग्वैदिक समाज क्या था? एक ग्रामीण समाज था। ऋग्वैदिक समाज ग्रामीण समाज था। जबकि इसके पहले जब जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वह ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, वह नगरीय सभ्यता थी। पूरी की पूरी जैसे आज के समय हमारा, जैसे आज के समय ये जो हमारे नगर है ना, वैसे वो विकसित नगर थे, है ना। वैसे गलियां थी, वैसे चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, वैसे ही घरों से नालियां निकली हुई थी। तो सारा सब कुछ जो था नगरी सभ्यता था। लेकिन बाद में 1500 ईसा पूर्व के बाद जो वैदिक समाज आया वो एक ग्रामीण समाज बन गया। और यह एक पितृसत्तात्मक समाज था, यानी कि परिवार में जो मुखिया होता था वह एक आदमी होता था, है ना। पितृसत्तात्मक समाज था। जबकि इसके पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी, वहाँ पर मातृसत्तात्मक समाज था, है ना। यानी कि परिवार का जो मुखिया वहाँ पर होता था, कब? हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, तो एक औरत हुआ करती थी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पितृसत्तात्मक समाज था। देखिए पेगनाट किसको बोलते थे? सूदखोर को बोलते थे, सूदखोर को। और यह ब्याज के रूप में आपसे वस्तु लिया करते थे, है ना। और मुद्रा ना होने से करारोपण नहीं था, पैसा नहीं थे, इसलिए राजा इन पे कोई करारोपण नहीं लगाते थे। राजा नहीं थे दोस्तों, लेकिन एक तरह से देखा जाए ना तो राजा उनको माना जाता था। सुनिए, कबीले का जो नेता होता था ना, उसी को राजा माना जाता था और कुछ नहीं, ठीक है। और बलि, राजा को स्वेच्छा से दिया गया उपहार, बलि किसको कहते थे? तो राजा को यह स्वेच्छा से आम जनता द्वारा दिया गया उपहार को ही बलि बोलते थे। दिए गए उपहार में साग सब्जियां हो गई, है ना, और भी कुछ चीज़ें जो भी हैं खाने पीने वाली, या फिर कोई भी चीज़ें जो दी जाती थी उसको बलि बोला जाता था, ठीक है। तो उपहार को बलि बोला जाता था। आभूषण में क्या था? निष्क था, ये स्वर्ण का ढेर को निष्क बोला जाता था। गले के हार को रुक्म बोला जाता था। कांस्य या तांबा को अयच बोला जाता था, अयस। और इसके अलावा भी सतमान, एक सतमान करके था, वो भी आभूषण ही था। उस समय देखिए आभूषण में चांदी और लोहा नहीं था, है ना, फिर बता रहा हूँ, चांदी और लोहा नहीं था। जबकि सोना, कांसा और तांबा ये मिल चुका था। भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों करते थे। भोजन में गाय से संबंधित चीज़ों को महत्व देते थे, जैसे दूध, दही, मक्खन हो गया, तो इन सब चीज़ों को काफ़ी महत्व देते थे। और उसके बाद देखिए वस्त्र, कपड़े कैसे पहनते थे? तो इनके कपड़े 3 प्रकार के थे। कौन से? नीवी, वास और अधिवास। नीवी जो है ये पैरों में पहनते थे, है ना, यानी आज के समय हम कह सकते हैं पैंट या धोती पहनते थे।
तो शरीर के निचले हिस्सों में पहनते थे। वास ये मध्य भाग में पहनते थे, यानी कुर्ता कह सकते हैं, है ना। अधिवास ये शरीर को ऊपर से ढकने के लिए शाल था, और इस शाल आपको भी पता है, शाल या चादर ये पुरुष और महिला दोनों यूज करते हैं, तो तब भी पुरुष और महिला दोनों यूज करते थे। और मनोरंजन में यानी खेल में क्या खेलते थे, तो पासा खेलते थे, नृत्य खेलते थे, संगीत खेलते थे, और संगीत करते थे, घुड़दौड़, रथ दौड़, ये सारी चीज़ें करते थे, है ना। तो दुनिया का सबसे पुराना खेल हम किसको मानते हैं, 5 से 1 यानी शतरंज को मानते हैं। तो ये आपका यहाँ पे समाप्त हो गया, और नेक्स्ट में हम देखेंगे ऋग्वैदिक समाज के बारे में। तो इसी में वीडियो स्टॉप करते हैं। ध्यान रखिएगा अपना, मस्त अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।